तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 11 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओ वोचन रेनबो पे असेंड हो गया होता है। दो डिसाइपल ऊपर की ओर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल बोल रहा होता है कितनी शोर शराबे के साथ कौन असेंड हुआ है। तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा आता है। फिर वो डिसाइपल बोल रहा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा किसका है, पता नहीं इस पर्सन ने कितने सारे पॉइंट इकट्ठा किए गए होंगे असेंड करने के लिए। ऑरा हटने के बाद शाओ वोचन वहां पर लैंड करता है। उसे देखकर डिसाइपल बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर तुम काफी इम्पेशेंट हो, तुम यहाँ पर रात को आए हो। ये कहने के बाद दोनों डिसाइपल वहां पर शाओ वोचन के लिए सेरेमनी करते हैं। सेरेमनी ओवर होने के बाद शाओ वोचन बोल रहा होता है कि मैं अंडरग्राउंड को नहीं चाहता है स्पेशल प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर उस पर्सन को रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। बाकी कई हॉल भी हैं जो कि ज्यादातर मैजिकल टूल्स को रिफाइन करते हैं। वो काफ़ी इनोवेटिव हैं और पावर के नेचर को अप्रिशिएट भी करते हैं। कई सारे स्पेशल लोग भी हैं जो कि यहाँ पर सीड मॉन्स्टर की हंट पे जाते हैं। अपने हिसाब से बाउंटी को सिलेक्ट किया जाता है हंटर्स के लिए, लेकिन ज़्यादातर सेफ और स्मूथ होती हैं और शायद उसके रिजल्ट का 50% तुम अपने जेब में भी रख सकते हो। दोनों एक ही हॉल में रहेंगे तो फिर साथ में प्लान कर सकते हैं और शायद और भी कई चीज़ें। चैन मैन्यो कह रही होती है कि तुम कह रहे हो इतनी आसानी से कि हम दोनों एक ही हॉल में चले जाएं, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कई लोगों ने इसमें कॉन्स्पिरेसी की है, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है एल्डर पर। कल वो सिलेक्ट करेंगे और तुम्हें वहां पर टाइम पर पहुंचना होगा। अगले दिन जितने भी डिसाइपल असेंड हुए होते हैं वो सारे सेक्रेड स्क्वायर पर पहुंच जाते हैं। चैन मैन्यो और शाओ वोचन वहां पर पहले ही पहुंच गए होते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर मास्टर डिवाइनर और जांग दाही पहुंच जाते हैं। उनके साथ में सोंचे भी होता है। जांग दाही शाओ वोचन के पास जाकर बोल रहा होता है कि तुम अभी भी अपनी ट्रबल की फीट से बाहर नहीं निकल पाए हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, चैन मैन्यो ने सब कुछ हैंडल कर लिया और मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी जगह पे जाओगे। तभी सोंचे बोलता है कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि ल्यू वानशंग की फैमिली काफी टाइम से इस जगह को चला रही है। तुमने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो फिर तुम ध्यान रखना अपना। शाओ वचन घूर कर सोंचे की ओर देखने जाता है। सोंचे बोल रहा होता है कि अब तुम क्या कर रहे हो। शाओ वचन सोंचे के पास जाकर बोल रहा होता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो और तुम मेरी केयर भी करते हो। ये सुनकर मैं तुम्हारा अंकल बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। सोंचे शाओ वचन को दूर करकर बोल रहा होता है कि कौन तुम्हारी केयर करता है, तुम तो मेरा बैड लक हो पूरे 8 जन्मों के लिए। अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर तुम मर सकते हो। मैं तो इस बात से घबरा रहा हूँ क्योंकि तुम हम सब के लिए एक परेशानी बनाओगे। फिर तभी अचानक से वहां पर अलग अलग 10 हॉल के गेट अपीयर होते हैं। गेट अपीयर होने के बाद एक एल्डर की आवाज आती है जिनका नाम होता है फेंग यूदे। फेंग यूदे कह रहा होता है कि मैं डीमन हॉल का हेड हूँ और आज सिलेक्शन के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी सिलेक्शन होगी सबको माननी पड़ेगी, अगर जो नहीं मानेगा उसे सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब सबके लिए अलग अलग हॉल पिक और चूज किए जाएंगे। इसके बाद फेंग यूदे सबसे पहले चेन मेन्या और शूमो को हॉल में भेज देते हैं। फिर मास्टर डिवाइनर और सोंचे को पैलेस हॉल में भेजा जाता है। मास्टर डिवाइनर शाओचन से बोल रहा होता है कि पहले हम जा रहे हैं, और ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं एक हॉल के गेट में। उनके जाने के बाद वो हॉल गेट वहां से डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद जांग दाई को भेजा जाता है स्पिरिट रिफाइनिंग हॉल में। ये सुनते ही जांग दाई शाओचन से बोल रहा होता है कि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो फिर मैं इसका फायदा उठाकर हमारी एंशिएंट मेथड को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लूंगा। ये कहकर वो स्पिरिट रिफाइन हॉल के डोर में चला जाता है। फिर ली जूलू और श्वांग योंगे हॉल में जाते हैं और चेमन्यो को बोला जाता है कि वो यूतांग हॉल में जाएगी, और साथ ही में जो हे लियांग और डोंग हॉलिन है वो क्वेंचिंग हॉल में जाएंगे। शॉ खंगजिन की पूरी आर्मी डोनवा हॉल में जाएगी। वांग यू चांग लुतांग हॉल में जाएगा। चैन मैन्यो अभी नहीं गई होती। शाओ वजन उसको देखकर बोल रहा होता है कि लगता है मेरी बारी भी आने वाली है। तभी एल्डर यानी कि फिर तक जो भी मुझे हराकर डीमन हॉल के गेट पे पहले पहुंचेगा उसे 3 साल के लिए कोई भी टास्क नहीं दिया जाएगा। वो सारे टास्क अवॉइड कर सकता है। ये सुनकर सारे डिसाइपल खुश हो जाते हैं। ये सुनकर शाओचन बोल रहा होता है कि वाकई में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फेंग यूदे बोल रहा होता है कि लेकिन जो भी लास्ट में आएगा उसे एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी मैं दूंगा, और वो होगा एक टास्क। ये कहकर फेंग यूदे वहां से चला जाता है और वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके वो सारे डिसाइपल भी वहां से जाने लग जाते हैं। शाओशन कह रहा होता है क्या ये मिशन मुझे हार्म करने के लिए बनाया गया है? अगर ऐसा सोच रहे हैं वो लोग तो फिर वो मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। फिर शाओजन भी रेस स्टार्ट करता है और वो कह रहा होता है कि अगर वो मुझे इस तरीके से मारना चाहते हैं तो फिर वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और अचानक से वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। ये देखकर सारे डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि वो कौन था, वो बहुत ज्यादा फास्ट था। इधर आगे आराम से एल्डर फेंग यूदे जा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हर साल के जितने भी डिसाइपल हैं वो और भी ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। अगर वो इस टास्क को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आगे जाकर और टास्क कैसे ले पाएंगे फ्यूचर में। अचानक वो पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां पर एक बहुत ही तेजी से येलो लाइट उनकी तरफ आ रही होती है, और वो होता है शाओ वोचन। फेंग यूदे बोल रहे होते हैं कि लगता है एक कॉम्पिटिटर आया है। फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और शाओ वचन भी कह रहा होता है कि मुझे भी पिकअप करना होगा जल्द से जल्द। शाओ वचन भी अपने विंग्स निकाल लेता है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। ये देखकर एल्डर फेंग यूदे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और शाओ वचन उनका पीछा कर रहा होता है। आगे जाकर फेंग यूदे जानबूझकर एक रॉक के ब्रिज को तोड़ देते हैं, और जब तक शाओ वचन वहां पर पहुंचता है वो सारे जितने भी स्टोन्स होते हैं वो शाओ वचन के ऊपर गिरने लग जाते हैं, लेकिन शाओ वचन उनसे आसानी से बच जाता है। शाओ वचन कह रहा होता है कि इस ओल्ड मैन की जो भी मूवमेंट है वो मेरे से ज्यादा एजाइल है। ये कहकर वो स्पीड बढ़ाता है और बहुत तेजी से वो दोनों जा रहे होते हैं। आगे जाकर वो एक
वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। एल्डर फेंग यूदे वाटरफॉल के ऊपर की ओर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि यंग लोग इतने अच्छे नहीं है, तो फिर तुम्हें ये आसानी से लेना चाहिए टास्क। शाओ वचन भी वाटरफॉल के ऊपर पहुंचता है और बोल रहा होता है कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे बहुत ज्यादा नफरत होती है। ये कहने के बाद वो अपनी अशरा बॉडी सम्मन करता है और वो अशरा बॉडी शाओ वचन को पुश करती है। उस पुश की वजह से शाओ वचन फेंग यूदे के बहुत करीब पहुंच जाता है। फेंग यूदे बोल रहा होता है कि अभी मुझसे कैचअप कर सकता है। वो दोनों बिल्कुल बराबरी पे चल रहे होते हैं। शाओ वचन को दिखाई देता है वो मेन हॉल का गेट और वो बोल रहा होता है कि मुझे और भी पावर लगानी होगी। फेंग यूदे कह रहा होता है कि ये गेम बिल्कुल खत्म होने वाला है और अभी तक मैं इससे छुटकारा नहीं पा पाया हूँ। अचानक से शाओ वचन सोचता है और बोल रहा होता है कि मैं हॉल लीडर से फाइट क्यों कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये अच्छा हुआ कि मैं 3 साल तक टास्क को अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने हॉल मास्टर को ऑफेंड कर दिया तो फिर मेरे लिए हर दिन बहुत बुरा हो जाएगा। और वैसे ही मैं लास्ट नहीं हूँ, क्यों ना थोड़ा सा इस कंपटीशन को हल्के में लिया जाए, ये मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इधर फेंग यूदे कह रहा होता है कि इस लड़के ने मुझे फोर्स कर दिया कि मुझे अपनी 20% पावर का यूज करना होगा। ये कहकर वो अपनी स्पीड बढ़ा रहे होते हैं। तभी शाओ वचन बोलता है कि अब मैं और ज्यादा स्पेशल एनर्जी नहीं ला सकता हूँ, मेरी लिमिट यहीं तक थी। ये कहने के बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। वाकई में हॉल मास्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पीछे आते हुए डिसाइपल कह रहे होते हैं मैंने पहले ही कहा था कि हॉल मास्टर फेंग यूदे कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये सुनकर फेंग यूदे थोड़ा सा खुश होता है और वो जाकर डीमन हॉल के मेन गेट पर पहुंच जाता है। फेंग यूदे के पहुंचने के बाद वहां पर शाओ वचन वो एक्टिंग कर रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। शाओ वचन फेंग यूदे के सामने बो करके बोल रहा होता है कि मैं कन्विंस हो गया हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ क्योंकि मैंने फेंग यूदे को जीतने दिया। ये सुनकर फेंग यूदे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई लग रहा होता है। इसके बाद वहां पर एक और पर्सन पहुंचता है और वो फेंग यूदे से बोल रहा होता है कि आपको गए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और आपका कल्टीवेशन दोबारा बढ़ गया है। इस पर्सन से बोल रहा होता है कि मैंने 2 घंटे से प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से तुम बाकी को हैंडल कर सकते हो और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना जब तक कोई भी जरूरी काम ना हो। फिर फेंग यूदे सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट युन दाओजी करेगा और ये कहकर वो चला जाता है। उनके जाने के बाद युन दाओजी शाओ वचन की ओर देख रहा होता है। फिर वो सबसे बोल रहा होता है कि सारे आराम से खड़े हो जाओ, मेरा नाम युन दाओजी है और मैं डीमन फाइटिंग हॉल का। सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि हमारे हॉल में ज्यादा रूल्स तो नहीं है, लेकिन सारे जितने भी न्यू डिसाइपल है उन सबको एंट्री मिशन कंप्लीट करना पड़ता है। टास्क ज्यादा मुश्किल तो नहीं होंगे, लेकिन किसी ने भी गिव अप करा और वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो फिर उसे वॉयलेशन ऑफ रूल माना जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा बुरे होंगे। शाओ वचन काफी हैरान होता है और वो बोल रहा होता है कि अभी हम डोर तक भी नहीं पहुंचे हैं और हमें मिशन भी करने होंगे। इसके बाद युन दाओजी बोल रहा होता है कि डिसाइपल जाओ के बिन लाओजो में जाएगा जिन तान को मारने के लिए। फेंग यूदे के पास अलग अलग टोकन होते हैं और वो डिसाइपल्स को दे रहा होता है वो टोकन। एक एक करके डिसाइपल को मिशन मिलता है। फिर युन दाओजी शाओ वचन से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर पहले आए हो, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए सबसे आसान टास्क सिलेक्ट किया है। तुम्हें सर्जिंग स्ट्रीट में जाना होगा और वहां पर जो हैंगफंग को मारना होगा। शाओ वचन वो टोकन एक्सेप्ट करता है और थैंक यू बोलता है। जितने भी डिसाइपल जो हैंगफंग का नाम सुनते हैं वो सारे उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। शाओ वचन काफी कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है कि ये सारे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या इस मिशन में कुछ छुपा हुआ है। युन दाओजी बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पर्सन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये पर्सन काफी फेमस प्ले बॉय है, ये जितने भी सुंदर लड़की होते हैं उन्हें किडनैप कर लेता है। वो अपने स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उन सबको परेशान करता है। भले इसका कल्टीवेशन लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। शाओ वचन गुस्से में रिकॉर्ड के लिए काम नहीं आता, बल्कि ये तुम्हें डायरेक्टली उस जगह पर टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इस टास्क टाइम के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम है, इस वजह से तुम्हें सिर्फ 7 दिन मिलेंगे। ये कहकर डिसाइपल वहां से चले जाते हैं। शाओ वचन बोल रहा होता है कि भले मुझे बहुत गलत लग रहा है, लेकिन मैं इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के बाद शाओ वचन सर्जिंग स्टेट में पहुंच जाता है और वहां पर वो फर्स्ट में उतर वो देखता है कि चारों तरफ फॉग ही फॉग होता है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और एक बहुत ही बड़ा बर्ड उस पर अटैक करने लग जाता है। शाओ वचन किसी तरीके से उससे बच जाता है। फिर वो अपने चारों ओर देखता है और वहां पर काले बादल छाए हुए होते हैं और बिजली कड़क रही होती है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।